नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 30 जुलाई 2023 और यहां पर आपके सवाल मेरे जवाब का 227 एपिसोड यानी कि 227वां एपिसोड लेकर आपके सामने में हाजिर हूं। बहुत सारे सवाल आए हैं, जो नियम के हिसाब से आए तो उनको मैंने सेलेक्ट किया, जो नियम के हिसाब से नहीं आए तो रिजेक्ट हो गया। तो यहाँ पर कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं होगी। जितने लोगों ने सवाल भेजे हैं वीडियो पूरा देखिए, और जिन्होंने नहीं भेजा उनसे भी रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखिए। हो सकता है आपके अंदर जो सवाल चल रहा हो उसका जवाब यहाँ पर मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करता हूँ सवालों का सिलसिला। आपके सवाल मेरे जवाब का 227 एपिसोड यानी कि 227वां एपिसोड। पिछले 5 सालों से ये सीरीज चल रहा है आपके सहयोग की बदौलत। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहला सवाल जो है दोस्तों, देखते हैं किनका सवाल है। और देखिए यहाँ पे सवाल भेजा है विकास शर्मा जी ने गुरुग्राम हरियाणा से भेजा है। इनका सवाल है, सर फ्राइडे को बैंक निफ्टी इंडेक्स गिर रहा था, लेकिन पीई प्रीमियम गिरावट के अनुरूप, मतलब इंडेक्स में गिरावट ज़्यादा था और प्रीमियम कम बढ़ रहा था या नहीं बढ़ रहा था। ऐसा कब और क्यों होता है, प्लीज़ बताएं, ताकि फ्यूचर में हम कुछ सीख कर ठीक तरीके से ट्रेड करें। देखिए, आप सिर्फ ये सोचेंगे कि बैंक निफ्टी गिर रहा है और मैं पुट ले लेता हूँ तो पुट में ज़बरदस्त पैसा बनता है। लेकिन बायर लोगों के साथ, चूँकि आपने बाय किया था ना, तो बायर लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होता है ना कि बायर लोगों को मूवमेंट तभी बनेगा जब उसका प्रीमियम तभी बढ़ेगा उनका जब गिरावट हो। कहने का मतलब इंडेक्स बहुत तेज़ी से गिरे। अब आप यहाँ पे देखिए, ये इंडेक्स तेज़ी से नहीं गिरा, आपको नीचे आता हुआ लग रहा है। आपको 2-3 रीजन समझा, इसमें थीटा, गीटा, डेल्टा, गामा का भी रोल होता है, जो कि मैं यूज़ नहीं करता। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, ये फॉल ठीक है पिछले दिनों का 27 तारीख वाला, और ये 28 तारीख वाला फॉल, ये एक जैसा नहीं लगेगा आपको। ये रुक कर आया है और ये वन फॉल में आया, ऐसे करके आया। और ये क्या हुआ, पहले यहाँ चला डाउन हुआ, लेकिन ये साइडवेज होके फिर ये इस तरह से आया, फिर ये एरिया पे साइडवेज हुआ, ठीक है। इस तरह से फिर ये नीचे आया, ये एरिया, हाँ, यहाँ से यहाँ जो गया ना, ये वन वे गया, ये फास्ट है। तो यहाँ पे आपका कॉल बढ़ गया होगा, कॉल का प्रीमियम बढ़ गया होगा। लेकिन यहाँ पे पुट का प्रीमियम नहीं बढ़ा होगा, क्योंकि गिरावट इंडेक्स में है लेकिन साइडवेज तरीके से है, ये रुक के आ रहा है। एक बात तो ये होता है कि इंडेक्स अगर साइडवेज होते हुए नीचे आता है, इसको कहते हैं साइडवेज टू निगेटिव। तो साइडवेज होते हुए अगर वो निगेटिव होता है तो आपका प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, या बढ़ेगा तो उतना फास्ट नहीं बढ़ेगा। यही है, देखिए, एक रेंज में फंस रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर एक रेंज में फंस रहा है, फिर नीचे आ रहा है। ये देखिए, ये हुआ वन वे, ये वन वे गया, तो यहाँ पर आपका प्रीमियम बढ़ गया होगा। कॉल का आप जाके चेक करिएगा, देखिए कॉल का प्रीमियम ज़्यादा बढ़ा होगा इस कंडीशन में, ठीक है। और यहाँ पर आपका नहीं बढ़ा होगा। एक तो ये, दूसरा आपने देखा होगा कि विक्स, ठीक है, विक्स जो होता है ये 10 के आसपास चल रहा था। इंडिया विक्स देख लें या विक्स देख लें, वो 10 के आसपास में चल रहा था। चलिए मैं विक्स लगाता हूँ यहाँ पर, तो आपको और भी चीज़ें पता चल जाएगा। विक्स जो था उस समय 10 के आसपास में चल रहा था, है ना। यहाँ पे कितने के आसपास चल रहा था, 10, साढ़े 10 के आसपास चल रहा था। तो जब विक्स जो है ना 10 के आसपास आता है ना, तो ऐसा माना जाता है कि अब ये यहाँ से बाउंस करेगा मार्केट। विक्स क्या होता है, विक्स एक थर्मामीटर होता है, किसका, मार्केट का, नापने का, कि मार्केट में क्या हो सकता है मूवमेंट। अगर विक्स 12-13 चला गया, 11:30-12 चला गया, तो मार्केट डाउनफॉल होने के चांस होते हैं। और विक्स अगर 10 के नीचे चल रहा है या 10 के आसपास चल रहा है, तो उम्मीद क्या आता है कि मार्केट अपसाइड जाएगा। तो विक्स तो निगेटिव है, यानी ये कभी भी मार्केट बाउंस कर सकता है। ये भी साइकोलॉजी लोगों के दिमाग में चल रहा है जो वहाँ पर ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो विक्स को भी लोग फॉलो करते हैं, तो यहाँ से अंदाज़ा लग रहा था कि हो सकता है मार्केट यहाँ से बाउंस कर जाए। तो इस वजह से भी पुट में प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था। और दूसरा, साइडवेज हो जाने की वजह से भी मार्केट में गिरावट तो हुआ, लेकिन जो फॉल चाहिए था, जो स्पीड चाहिए था, वो स्पीड नहीं मिल पाया, जिसके वजह से वहाँ पे प्रीमियम इंक्रीज नहीं हो रहा था ज़्यादा पुट साइड में। कॉल साइड में हो गया होगा, आप लास्ट टाइम में कॉल जाके देखिए तो हो गया होगा। मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ कॉल का प्रीमियम। मैं आपको अपना ये दिखाता हूँ, ये देखिए, मैं अपना पोजीशन दिखाता हूँ आपको। तो आप पोजीशन में क्या देख रहे हैं कि मेरे पास
क्या है, कॉल भी है और पुट भी है, हेजिंग। क्योंकि अगर आप फ्राइडे को डिलीवरी लेके जाते हैं तो वन वे लेके आप नहीं जा सकते, एक साइड लेके नहीं जा सकते। तो यहाँ पे आप देखिए, जब आप फ्राइडे को डिलीवरी लेके जाते हैं या कभी भी नेकेड, मैंने हर बार कहा है नेकेड लेके नहीं जाना है। नेकेड मतलब सिंगल साइड लेके नहीं जाना, वन साइड नहीं लेके जाना है। तो कॉल तो मेरे पास है, तो कॉल में आप देखिए 1673 का प्रॉफिट है। इसी को हेज करने के लिए मैंने एक पुट ले रखा है 45,000 का, ठीक है, इसमें भी प्रॉफिट है। खैर ये तो कोई बात नहीं। अब ये मंडे को या तो कॉल ऊपर जाएगा या तो पुट ऊपर जाएगा, दोनों में जाएगा तो एक नीचे आएगा, तो यहाँ पे मेरा कवर हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे पुट कॉल में देखिए कितना तेज मूवमेंट हुआ, 75 से 98 तुरंत हो गया, 75 से 98 तुरंत हो गया। मैंने 75 पे लिया था, 98 हो गया, हालांकि और भी गया था, 105 या 6 के आसपास भी चला गया था। तो यहाँ पर आपको मूवमेंट तेज बना कॉल में, ये लास्ट टाइम में। लेकिन पुट में उस तरह का मूवमेंट आपको नहीं मिला होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट साइडवेज होते हुए नीचे आया, इसके वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है विकास जी, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखा कर, जब भी आप ट्रेड करें, जब भी आप देखें, तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए, क्या मार्केट साइडवेज होकर नीचे आ रहा है या बहुत फास्ट नीचे आ रहा है। अगर आपको साइडवेज होकर नीचे आता हुआ नजर आएगा तो समझ जाइएगा प्रीमियम उस हिसाब से नहीं बढ़ेगा। इसमें बहुत सारे चीज़ फैक्टर होते हैं, डेल्टा होता है, थीटा होता है, क्या होता है, जिसको मैं फॉलो नहीं करता, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है प्रीमियम बढ़ने और घटने में, ठीक है। तो वो उसको मैं यूज़ ही नहीं करता, मैं सिंपल से चार्ट को देखता हूँ और इन चीज़ों को फॉलो करता हूँ। तो ये विकास शर्मा जी गुरुग्राम हरियाणा से इनका सवाल था। पार्थ गांधी जी मुंबई से लिख रहे हैं अगला सवाल, ये लिख रहे हैं, डियर सर योर गाइडेंस मीन्स ए लॉट टू मी, योर वीडियोज़ हेल्प मी टू अपग्रेड माई नॉलेज, थैंक यू सर। डियर सर, आई बाउट कमिंस इंडिया एट द रेट ऑफ 1945 with 20 quantity, what is the short term target? I even have a UPL at the rate of 624 quantity 50, what is your short term view on it? देखिए इनके पास UPL है और कमिंस इंडिया है। कमिंस इंडिया, सबसे पहले तो इनका धन्यवाद करूंगा, कह रहे कि आप जो नॉलेज वीडियो बना के देते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए यूज़फुल होता है, तो धन्यवाद है आपको भी कि आप वीडियो देखते हैं। दूसरी बात, अब यहाँ पे कमिंस इंडिया इन्होंने ले रखा है, तो हम लोग कमिंस इंडिया के चार्ट को यहाँ पे लगाते हैं। एक्चुअली आज जो मुझे डॉक्टर के यहाँ भी जाना है 10 बजे, मेरा दांत का आरसी हुआ था, रूट कनाल, उसका कैप निकल गया है, पता नहीं क्यों, और पूरा पेन हो रहा है और उसमें सिलसिलाहट जिसको कहते हैं ना, वो भी फील हो रहा है। इस वजह से थोड़ा सा परेशानी लग रहा है मुझे, तो जल्दी से आप लोगों को ये वीडियो दे के फिर मैं भागूंगा डॉक्टर के यहाँ। तो 1945 पे इन्होंने कमिंस इंडिया खरीदा और 1955 के आसपास चला। सर आपने ना रिस्क ले लिया है, ज़्यादा नहीं लेना, कमिंस इंडिया ना अप ट्रेंड में चल रहा है, आपने बाय किया ना, सॉरी बाय किया, ठीक है, तब तो सही जगह, मैंने सोचा सेल किया, बाय किया 20 क्वांटिटी, बिल्कुल ठीक किया है सर, 1945, बहुत ही बढ़िया। अब आपको ये नज़र रखना है कि 1965 ये लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो इंट्राडे में ही आपको ये 2000 के लेवल टच कर सकता है, याद रखिएगा 2000 के लेवल बन सकते हैं अगर ये 1965 के ऊपर सस्टेन करता है तो। लेकिन अगर इन केस कहीं ये आपका बाइंग प्राइस 1945 के नीचे आ जाता है तो ये एक बार 1920 से लेके 1900 तक का लेवल नीचे की साइड में आपको दिखा सकता है। तो ये आपका मेरा नज़रिया है कि इस लेवल के ऊपर अगर निकल जाए तो आपको 2000 तक के टारगेट बन जाएगा, हो सकता है 2000 से ज़्यादा भी भाग जाए, और अगर आपके बाइंग प्राइस के नीचे निकल जाए तो एक बार हो सकता है ये आपको 1900 तक के लेवल पर आता हुआ मिले। आपने यूपीएल भी ले रखा है 624 के भाव पे 50 क्वांटिटी, तो यूपीएल यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड 624 पे ले रखा है। देखिए एक्चुअली इसकी पिटाई बहुत होगी, इसका एक स्टॉप लॉस आप लगा लीजिए 600 रुपये का, 600 इसका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 600 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, होल्ड करिए। अगर ये 600 के नीचे चला गया तो फिर तो एग्जिट कर जाना है, लेकिन अगर किसी भी कारण बस ये निकल जाता है ऊपर 640 के ऊपर, आप 640 छोड़ दीजिए 635 के ऊपर भी निकल जाता है तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट बना के देगा। लगभग ये 660 से 680 तक के एक रिवर्सल की उम्मीद किया जा सकता है यहाँ पर यूपीएल से, बशर्ते वो लेवल हमारा ब्रेक होना चाहिए पार्थ जी, ठीक है। तो ये है आपके यूपीएल और कमिंस पे मेरा अपना व्यू। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फीडबैक और कमेंट करते रहें। केशव कुमार बांका बिहार से अगला सवाल लेके आए हैं और केशव कुमार जी लिख रहे हैं, सर मेरा होल्डिंग टेक महिंद्रा में 1215 में बाइंग है 100 क्वांटिटी, स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया, क्या मैं होल्ड करूं या एग्जिट? वैसे मैं 3-4 मंथ होल्ड कर सकता हूं। ओके, टेक महिंद्रा इन्होंने 1215 पे लिया है। देखिए इस पर तो न्यूज़ आया हुआ था जिसकी वजह से रिजल्ट थोड़े ख़राब आए हैं इसके।
1091 आ गया। सर अभी निकल के कोई फ़ायदा भी नहीं है यहाँ पर। आपको 1050, वैसे भी आप 3 से 4 महीना होल्ड कर सकते हैं, तो आप 1050 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर लें, 1050 1050 का। अगर इसके नीचे निकलता है तो फिर आप निकल जाइएगा, क्योंकि फिर वो 950 तक आ सकता है, इसकी पूरी संभावना बन रहा है। लेकिन अगर ये ऊपर 1125 के ऊपर निकालता है तो ये फिर आप नज़र रखिएगा, ये हो सकता है 1185 तक के लेवल फिर आपको क्लेम कर देगा। जो आपका बाइंग प्राइस है ना 1249 वाला, 1215 वाला, उसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा सर, उसमें अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वहाँ तक जाने में इसको थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन एक बार बाउंस मिले तो आप एग्ज़िट करिएगा, एक बार मिल जाए 1185-86 पर तो एक बार आप एग्ज़िट कर जाइएगा, वहाँ पर थोड़ा लॉस बुक कर लीजिएगा। लेकिन अभी 1050 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चलिएगा। इसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम आई थी कि न्यूज़ आ जाने के बाद ना तो प्रॉब्लम तो हो ही जाता है, फिर टेक्निकल फेल हो जाएंगे, आप इस बात को याद रखें। ठीक है केशव जी। केशव जी के बाद जो अगला सवाल है वो है युवराज वर्मा जी, बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से लिख रहे हैं। लिखा तो इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा सवाल है, लेकिन पहले मैं इनका धन्यवाद करूंगा जो इन्होंने लिखा। इन्होंने लिखा है, सर टेक्निकल तो मैं सीख गया। ठीक है, पहले मैं दूसरे सवाल पे आता हूँ इनका। सर टेक्निकल तो मैं सीख गया, लेकिन साइकोलॉजी आपके कारण ही इम्प्रूव हुआ है। मैं पिछले 5-6 मंथ से आपका वीडियो देखता हुआ फिर भी मेरा लॉस हो रहा था। मैं अनुशासन में रहकर ट्रेड नहीं करता था, लेकिन आपका लास्ट 1 वीक पहले का एक वीडियो मेरे ट्रेडिंग कैरियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। आपके वीडियो का टाइटल था चार्ट में टारगेट कैसे लगाएं, जिसमें आप अपने स्टूडेंट को समझा रहे थे। ये वीडियो मुझे बहुत हेल्प किया। इस वीडियो के बाद मैंने इस वीक पूरा डिसिप्लिन के साथ ट्रेड किया, अपने इमोशन, ग्रीड, फियर, ओवर ट्रेड को कंट्रोल किया और पूरा कॉन्फिडेंट के साथ अपने सेटअप के अनुसार ट्रेड लिया और एसएल हिट होने पर उसे एक्सेप्ट किया। अब भगवान से यही प्रार्थना है कि ये क्वालिटी आगे भी जारी रहे। इस जर्नी में आपका भी काफ़ी योगदान रहा सर, आपका दिल से धन्यवाद। देखिए बहुत कम लोग ऐसे होते हैं युवराज जी जीवन में जिनको सॉरी और थैंक यू बोलने की हिम्मत होती है। सॉरी इस वजह से कि अपनी गलती मान लेते हैं लोग, वो हिम्मतबाज होते हैं, बहुत बहादुर होते हैं जो सॉरी बोलते हैं। सॉरी बोलने का मतलब है अपनी गलती स्वीकार करना बाय डिफ़ॉल्ट, है ना। लेकिन लोग नहीं यहाँ पे सॉरी बोल पाते हैं क्योंकि हिम्मत नहीं है, या उनको लगता है कि वो हमेशा सही काम कर रहे होते हैं, सामने वाला हमेशा गलत कर रहा है। तो एक तो सॉरी बोलना बहुत टिपिकल हो जाता है, और दूसरा थैंक यू। किसी के मदद के बदले लोग थैंक यू, किसी के काम के बदले लोग थैंक यू, या छोटे छोटे बातों पे भी लोग थैंक यू बोलना पसंद नहीं करते। उनको लगता है क्या थैंक यू बोलेंगे, पर इससे क्या लेना देना। बहुत कम लोगों में हिम्मत होती है अपनी कृतज्ञता जाहिर करने की। कृतज्ञता मतलब कोई अगर कुछ किसी के लिए हेल्प कर रहा है तो उसके प्रति अपना आभार व्यक्त है। आप कर रहे हैं, आप बहादुर आदमी हैं, आप बहुत बहादुर आदमी हैं। और मैं ऐसे ही लोगों के लिए, अपने ऐसे ही जो कुछ लोग खास जो बैठते हैं वीडियो, जिनको लगता है कि मुझे लगता है कि मेरे किसी एक वीडियो से भी अगर किसी एक का भला हो जाए तो मैं वीडियो बनाना बंद नहीं करता हूँ। आप देखते हैं कंटिन्यू वीडियो देता रहता हूँ ऐसे सब लोगों के लिए, कि कहीं कोई बैठा होगा जिसको इंतज़ार होगा कि वो वीडियो आएगा, मैं देखूँगा और सीखूँगा। इसलिए व्यू मिले ना मिले मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। लालू यादव ने सदन में एक बार कहा था, जब वो रेल मिनिस्टर थे, रेलवे मंत्री, तो जाहिर सी बात है सदन में सुनाता हूँ, तो वो जब रेल बजट पढ़ रहे थे ना, अब तो रेल बजट एक साथ हो गया है आम बजट के साथ, लेकिन पहले अलग आता था। तो वहाँ पे विरोधी लोग खूब हल्ला कर रहे थे, बहुत हल्ला कर रहे थे, बहुत हल्ला करने नहीं देते हैं। सदन में क्या होता है, मछली बाजार। तो लालू यादव ने कहा था, लोग सुने ना सुने मैं बोलूँगा। कहने का मतलब क्या था कि तुम हल्ला करते रहो, हम अपना बजट पढ़ जाएंगे, ठीक है, हम अपना काम कर देंगे। वही मेरे में है कि मैं लोग फीडबैक करे ना करे, कमेंट करे ना करे, कुछ करे ना, मैं अपना काम करता रहूँगा, रिजल्ट अपने आप मिलेगा, है ना। कर्म करो फल की चिंता ना करो। आपने सॉरी और थैंक यू आप यूज़ करते हैं, इसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं, बहुत बहादुर आदमी हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपको मेरे वीडियो से फ़ायदा मिला। चलिए अब आते हूँ इनका सवाल पे। देखिए बहुत सारे लोगों को ये लाइन पसंद नहीं आया होगा, कारण पता है, कह रहे हैं बकवास कर रहा है। बताओ मुद्दा वाला बात बताओ, सीधे पढ़ो क्या है। तो मुद्दा लोग ऐसे सोच रहे होंगे या स्किप कर रहे होंगे। तो देखिए अब इनका मेन सवाल क्या है कि बहुत से ऐसे स्टॉक मार्केट में लिस्ट दिखाई देते हैं जिनका कोई आईपीओ नहीं आया रहता है, इसके पीछे का कारण क्या है। ये आप कैसे कहते हैं कि आईपीओ नहीं आया होगा, कि आपने देख लिया हिस्ट्री पूरा उठा के, ऐसा नहीं होता। आईपीओ देखिए अभी जैसे मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मिर्ज़ा इंटरनेशनल का लेटेस्ट एग्जांपल है ना, मिर्ज़ा इंटरनेशनल, ठीक है, मिर्ज़ा इंटरनेशनल, क्लियर।
ठीक है, तो मिर्ज़ा इंटरनेशनल से रेड टेप अलग हो गया, तो रेड टेप एक नया स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इसका क्या आईपीओ आएगा? आंसर आएगा नहीं, क्योंकि ये तो डीमर्ज हुआ ना, तो लेकिन स्टॉक तो नया दिख गया आपको। अब आज के बाद कोई 5 साल बाद बंदा आएगा मार्केट में, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 3 साल बाद आएगा, जिसको नया बंदा, जिसको ये बात मालूम नहीं होगा कि मिर्ज़ा इंटरनेशनल से रेड टेप बाहर आया, तो वो क्या बोलेगा कि सर रेड टेप का आईपीओ कब आया था, यहाँ तो मार्केट में दिख रहा है, एक्चुअली आईपीओ क्यों आएगा, वो तो डीमर्ज हुआ ना। तो बहुत सारे से, अब देखिए जैसे अभी रिलायंस क्या कर रहा है, जियो फाइनेंशियल को बाहर किया, क्या आईपीओ आया उसका? आपके अगर डीमेट में रिलायंस होगा तो जियो फाइनेंस का भी दिख रहा होगा, भले ही उसका प्राइस नहीं दिख रहा हो, लेकिन जब वो लिस्ट होगा तो दिख जाएगा, लेकिन क्या उसका आईपीओ आया? नहीं आया ना। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक होते हैं जिनका आईपीओ नहीं आता है, वो डीमर्ज होके बनता है, ठीक है, वो डीमर्ज होके किसी एक कंपनी से 5 कंपनी बाहर निकली तो वो डीमर्ज हो जाता है, तो उसका आईपीओ क्यों आएगा? कुछ नहीं आएगा उसका आईपीओ। दूसरी बात, एक सेबी इसका होता है इमर्जिंग प्लेटफॉर्म, एनईसी का भी होता है और बीएससी का भी होता है, जहाँ पे छोटे छोटे कंपनियाँ में स्मॉल कैप, माइक्रो स्मॉल कैप लिस्टेड होती है, उसके लिए कोई आईपीओ फाइल नहीं आता, वो लिस्ट करा दिया जाता है, उसके कुछ रूल्स होते हैं, वहाँ पे उसको लिस्ट कराया जाता है, तो इस वजह से वो स्टॉक्स आपको वहाँ पे दिखता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सबका आईपीओ आए, उसके क्राइटेरिया होते हैं, आईपीओ लाने का क्राइटेरिया अलग होता है, इसका लाने का क्राइटेरिया अलग होता है ना। तो आप ये समझ गए कि किस तरह से आपको आता है वहाँ पे, आपको क्यों नहीं उसका आईपीओ दिख रहा होता है, या तो आपको पता नहीं चला होगा ये स्टॉक डीमर्ज हुआ है, या ये नहीं पता चला ये इमर्जिंग में लिस्ट हुआ है, बात समझ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं सर। अब देखिए दूसरा है, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्टॉक में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या देखते हो। ये तो कई बार वीडियो बना दिया, इसलिए आप भी ध्यान नहीं देते, ये तो कितना बार देखा है, कितना बार बता दिया है, सिंपल, बहुत आसान, इतना आसान कि मत हुए। इन्वेस्टमेंट करना मतलब बेटी का शादी करना, सीधा गप समझिए। अब आप समझिए अपनी बेटी का शादी कर रहे हैं कहीं, मान लीजिए हो सकता है अभी आपकी शादी ना हुई हो, अगर हो गई हो, बेटी हो गई, उसकी शादी की चिंता, तो आप सोचिए कि अपनी बेटी की शादी जब करने जाएंगे तो आप क्या क्या लड़का में देखेंगे। तो इन्वेस्टमेंट करना मतलब बेटी का शादी करना, सीधा सीधी बात है। तो बेटी के शादी के हम क्या देखते हैं, लड़का अच्छा काम करता हो, लड़का का बैकग्राउंड बहुत साफ सुथरा हो, लड़का किसी केस में ना फंसा हो, लड़का का माँ बाप समाज में एक इज्जत रखता हो, बात समझ रहे, लड़के के परिवार पर, लड़के के ऊपर कहीं ज़्यादा कर्जा वर्जा ना हो, है ना, लड़का आगे भी अगर कभी गड़बड़ हो जाता है स्थिति तो क्या उसके पास बैकअप है संभालने को, यानी कि फंड एक्स्ट्रा है क्या, समझ, बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं ना। सेम तरीके से स्टॉक्स में भी देखते हैं, क्या वो स्टॉक्स जो कंपनी है वो काम अच्छा कर रही है, क्या उसके प्रोडक्ट बिक रहे हैं, क्या उसके क्लाइंट वैल्यूबल क्लाइंट हैं, क्या उसके पास फंड की कमी तो नहीं है, क्या उसके प्रमोटर यानी माँ बाप पे कोई केस उस तो नहीं है, कहीं वो गलत काम में तो नहीं फंसा हुआ, क्या बहुत कर्जा तो नहीं चढ़ गया है। यही सब सारी चीज़ें फंडामेंटल के अंदर आती है जो कि आपको देखना है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए जो आप देखते हैं, आप सीधे समझिए कि बेटी की शादी करते वक्त जो लड़का ढूंढने में और तय करने में आप जो चीज़ करते हैं, सेम चीज़ यहाँ इन्वेस्टमेंट में होता है। मैं अगर करूँगा किसी शेयर में तो क्यों करूँगा इन्वेस्टमेंट, क्या वो शेयर उसकी कंपनी अच्छी है नहीं है। देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोगों को। मैं एक बार कहीं था, मुझे ठंडा वगैरह पीने का थोड़ा आदत है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो मैं एक फूड वो पी रहा था, पेपर बोट है ना, पेपर बोट बहुत कम लोग जानते हैं कि पेपर बोट को कौन बनाता है। मैंने सर्च किया तो पता चला अरे यार ये तो हिंदुस्तान फूड्स बना रहा है। फिर मैंने जब सर्च किया उसको तो पता चला अरे यार ये तो ज़बरदस्त है, क्योंकि ये तो लगभग भारत की सारी कंपनियों को प्रोडक्ट बना के दे रहा है अलग अलग कैटेगरी में। आप हिंदुस्तान फूड को चेक करिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से जब मैंने पता किया तो पता चला ये तो बहुत ज़बरदस्त है। तो मेरा एवरेज प्राइस उसमें है मात्र 200 रुपये का। आज वो स्टॉक स्प्लिट होने के बाद इतना ज़बरदस्त भागा है कि आप देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, इतना तेज़ भागा। तो आपको फंडामेंटल देखना है, बस बेटी की शादी से कंप्रोमाइज कर लीजिए, लेवल कर लीजिए बराबर। आपको जो बेटी के शादी वक्त लड़का में देखना है, लड़के के फैमिली में देखना है, बैकग्राउंड में देखना है, सेम चीज़ इन्वेस्टमेंट करते हुए भी देखना है। उसका कर्जा देखना है, उसका फैमिली बैकग्राउंड यानी कि उसका प्रमोटर का स्थिति देखना है, क्या प्रमोटर पे कोई केस वगैरह तो नहीं, क्या सोशल, क्या उसके ऊपर कोई डेप्ट वगैरह तो ज़्यादा नहीं है, क्या उसके पास बैकअप फंड है कि नहीं संभालने का, बात समझ रहे। तो ये सारी चीज़ें आपको इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहिए।
तीसरा है क्या इन्वेस्टमेंट के लिए सेक्टर वाइज स्टॉक चुनाव करना चाहिए, जैसे अभी ईवी ज़्यादा ट्रेंड में, इस टाइप का स्टॉक क्यों नहीं। इन्वेस्टमेंट के लिए कभी भी स्टॉक मार्केट में बहुत पुरानी कहावत है, सारे अंडे एक टोकरी में कभी मत रखना। ये बात तो मैंने कई बार बताया है ये इन्वेस्टमेंट वाला वीडियो में, इस तरह के कभी भी सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखना चाहिए। अगर वो टोकरी टूट गया तो सारा अंडा टूट जाएगा ना, इसलिए अंडों को अलग अलग टोकरी में रखिए कि गलती से अगर एक टोकरी टूटा तो दूसरा टोकरी बचा हुआ है ना भैया, बात समझ रहे हैं, दूसरा टोकरी तो बचा हुआ उसमें अंडा है ना। इसी तरह आप अगर एक ही सेक्टर में सारे पैसे लगा देंगे और वो सेक्टर धड़ाम हो गया तब क्या करेंगे आप, फिर तो माथा पीटेंगे, अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया। तो इन्वेस्टमेंट जब भी करते हैं तो हमेशा हर अलग अलग सेक्टर, वो सेक्टर जो अक्सर यूजेबल हो, रीयूजेबल हो। जैसे मुझे अगर सेक्टर की बात पसंद है तो मैं दारू वाला सेक्टर बहुत पसंद करता हूँ, यानी कि फूड बेवरेजेस वाला FMCG सेक्टर को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। मुझे पता है खाना है और निकाल देता है लोग, पीता है निकाल देता है लोग। देखिए इसको हंसी मजाक सोचते हैं कि साला ये क्या बोल रहा है, लेकिन फील करिए, आप ठंडा पिए, आपने वाइन पिया, आपने खाना खाया, सुबह जाके निकाल देते हैं, निकालते हैं कि नहीं, वो रीयूज़ हो रहा है बार बार, माने फिर हमें नए चाहिए, फिर हमें दिन में दूसरा चाहिए। तो जो रीयूज़ होता रहता है ना उसके डिमांड बढ़ते रहते हैं। इसका एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने HDBL अपने सारे लोगों को, स्टूडेंट लोगों को और प्लस यूट्यूब चैनल पे इसको मैंने रिकमेंड किया था मात्र 40 से 45 रुपए के भाव पे, मात्र 40 से 45 के भाव पे इसको मैंने रिकमेंड किया था। कई पोर्टफोलियो में मैंने इसको शामिल किया है, जो लोग पुराने व्यूअर हैं उनको पता होगा, वो कमेंट करके मुझे लिखिएगा। मैंने 40 से 45 पर बस रिकमेंड किया था कि भाई इस स्टॉक को पकड़ लीजिए आप, और ये स्टॉक 40 रुपये 2022 से, और आप यहाँ देखिए आज का ट्रेड 321 चल रहा है। इतना, ये तो हंसी में भी पीता है, गम में भी पीता है, खुशी में भी पीता है, दुख में भी पीता है दारू है। शमशान घाट पे जाइए तो वहाँ क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक भी पी रहा, मुर्दा जल रहा है अलग, लेकिन यहाँ कोल्ड ड्रिंक चल रहा है। क्यों गम में भी पीता है कोल्ड ड्रिंक, दैट मीन्स VBL, वरुण बेवरेजेस। देखिएगा आप, वरुण बेवरेजेस, इसका भी मेरा एवरेज प्राइस 200 के आसपास है, ठीक है। वरुण बेवरेजेस अभी आपके सामने में वरुण बेवरेजेस खुलेगा तो आपको पता चल जाएगा। VBL ये देखिए अभी आएगा तो कितना चला, 875, वो भी स्पिल्ट हुआ है, 875 पे स्पिल्ट हुआ है डबल, यानी कि पहले था ये 1800 पहुंच गया था। मेरा एवरेज प्राइस का भी 200 के आसपास, बोनस दिया 100 अलग। तो ये इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत पसंद आता है, इसलिए ऐसे सेक्टर को मैं चुनाव करता हूँ जो रीयूज़ होता हो, जिसका डिमांड हमेशा बना रहे, और अलग अलग सेक्टर जैसे फार्मा हो गया, IT हो गया, FMCG हो गया, बैंक हो गया, है ना। इस तरह के अलग अलग सेक्टर में आपको अपने पैसे डालने होते हैं। एक ही मान लीजिए सारा पैसे बैंक में डाल दे और बैंक करप्ट हो गया, बैंक में कोई नहीं, तो सारा इम्पैक्ट गड़बड़ा जाएगा। सारा पैसा आपने FMCG में डाल दिया, पता चला ITC देखे 200 पे चल रहा था 400 हो गया, लेकिन पता चला कि अभी FMCG में लोगों पर इनकम ही नहीं है, खाने के लाले पड़े हुए हैं, क्राइसिस हो गया तो क्या करेंगे, प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इस हिसाब से आपको अलग अलग सेक्टर में डालना चाहिए पैसा, कि एक सेक्टर अगर ख़राब हो तो दूसरा सेक्टर संभाल लेगा, दूसरा ख़राब हो तो तीसरा संभाल लेगा। आप इसको इस हिसाब से भी चेक कर सकते हैं कि मैं आपको बोलूं एक क्रिकेट टीम तैयार करने, मैं आपको बोल दूं एक क्रिकेट टीम तैयार करने, तो आप क्या करेंगे, सारे बॉलर ले लेंगे टीम में या सारे बैट्समैन ले लेंगे? सोचिए, खुद सोचिए, कॉमन चीज़ है, सारे बैट्समैन लेके टीम बनाएंगे या बॉलर लेके टीम बनाएंगे? बोलेंगे नहीं सर, या फिर ऑलराउंडर सारे कहेंगे नहीं सर सब मिक्स होगा ना, कुछ बॉलर उठाऊंगा, कुछ ऑलराउंडर उठाऊंगा, कुछ बैट्समैन प्रॉपर उठाऊंगा, तब ना टीम बनेगा। इसका अंदर कोई ना कोई तो संभाल लेगा। यही होता है इन्वेस्टमेंट का फंडा। तो इस चीज़ को आप जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना बेहतर आपका पोर्टफोलियो बनेगा। इसलिए जब भी मैं पोर्टफोलियो वाला भी वीडियो देता हूँ उसमें भी अलग अलग सेक्टर के ही स्टॉक रहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ता हूँ। इनका अगला सवाल है, सर बिगनर ट्रेडर को अपना फंड कब और कैसे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मैं अभी छोटा अमाउंट से ट्रेड करता हूँ, तो कब और कैसे फंड बढ़ाऊँ? आप पहले कंटिन्यू छोटे अमाउंट से ना 1 साल कंटिन्यू, ऐसे तो मैं 3 साल बोलता हूँ लोगों को, लेकिन 3 साल तक आप अगर कंटिन्यू प्रॉफिट बना ले रहे हैं अपना फंड बचाते हुए, आप कंटिन्यू प्रॉफिट बना ले रहे हैं, लॉस भी हो रहा है लेकिन ओवरऑल जब रिजल्ट निकलता है तो प्रॉफिट में आते हैं आप महीने में, तो अगर आप 3 साल तक हर महीने ओवरऑल अगर प्रॉफिट बना ले रहे हैं तो आप फिर फंड बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब 3 साल की बात जैसे कहा ना, तो इतना पेशेंस तो लोगों में होता नहीं है, तो अब वो घट के आ गया 1 साल की। 1 साल भी अगर आप ये काम कर जाते हैं कि आप हर मंथ अपने कैपिटल को बचाते हुए प्रॉफिट बना रहे, या कैपिटल बचा हुआ है,
घट नहीं रहा है, ट्रेड भी कंटिन्यू कर रहे हैं, कंटिन्यू ट्रेड कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि आज एक ट्रेड किया 10 दिन बाद दूसरा कर रहे हैं, नहीं, कंटिन्यू भी ट्रेड कर रहे हैं, रोज़ कर रहे हैं, और फंड बचा हुआ भी है, आपका घट नहीं रहा है, और एंड ऑफ मंथ आपको प्रॉफिट भी बन रहा है। और ऐसा अगर आप 1 साल कर पाते हैं तो सर आपका अधिकार बनता है कि आप फंड बढ़ाएं, क्योंकि अब आपको अच्छा नॉलेज हो चुका है। ये बता रहा है, क्योंकि पैसा कमाना अलग चीज़ है, पैसा बचाना दूसरी चीज़ है। सबसे पहले यहाँ बचाना इंपॉर्टेंट होता है, ट्रेड करते हुए बचाना। ट्रेड करते हुए अगर आप पैसा बचा लेते हैं तो आपसे बड़ा ट्रेडर कोई नहीं होता है। इसलिए जिसने बचा लिया, याद रखिए, उसने कमा लिया। तो इस तरह से अगर आप चीज़ों को देख रहे हैं और कर पा रहे हैं तो आप बिल्कुल फंड बढ़ा सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। बाकी तो आपका फीडबैक जो था, जो मेरे वीडियो से आपको हेल्प मिला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो इन्वेस्टमेंट और स्टॉक रिलेटेड क्वेश्चन थे वो मैंने आंसर कर दिया है। युवराज वर्मा जी, बलौदा बाजार, छत्तीसगढ़ से। जिनको भी पसंद आया वो फीडबैक ज़रूर दें। अगला सवाल है मऊ से यूपी, एक्चुअली ये विदेश में रहते हैं, सऊदी अरब में शायद, लेकिन इनका लोकल घर हुआ उत्तर प्रदेश मऊ में। मोहम्मद आमिर, इनका सवाल क्या है? इनका सवाल है, मैंने विप्रो का 160 क्वांटिटी सेल किया है 399 पर, और एसएल 425, टारगेट 375 है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पर अपना व्यू बताइए, और आपके द्वारा मैंने बहुत सीखा है, ये भी लिख रहे हैं। आपके वीडियो से बहुत सीखने को मिलता है, हम इसके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आमिर साहब कि आप विदेश से भी मेरे वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं। तो चलिए, आपने विप्रो को सेल किया है 399 पे, विप्रो चल रहा है 398 पर, लास्ट क्लोजिंग हुआ है विप्रो का, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। देखिए 398 है ना, तो आपके बाइंग सेलिंग प्राइस के पास में ही अभी ट्रेड कर रहा है विप्रो। अब आपको याद रखिए 425 का आपने स्टॉप लॉस रखा, आपने स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। सेल गलत नहीं किया, बिल्कुल सही किया, लेकिन आपको एक यहाँ पे सावधान होने का है, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है, ये देखिए ट्रेंड लाइन है, ठीक है। अगर ये इसी रफ्तार से गिरा तो इस ट्रेंड लाइन पर आके रिटेस्ट करेगा, सिंपल समझिए, इस ट्रेंड लाइन पर आके रिटेस्ट कर लेगा, जिसका प्राइस आता है 390 के आसपास में, ये लाइन। अब ये लाइन ऐसे ही नहीं, आप यहाँ पर से भी लाइन ड्रॉ कर दे तो अपने आप आ जाएगा 390। आपका टारगेट भी है 375 के आसपास है ना, शायद 375 का टारगेट है, तो 390 इसका एक सपोर्ट एरिया बनता है। तो मेरे ख्याल से अगर 390 के आसपास आ जाता है ना, तो आप एक बार यहाँ से एग्जिट जरूर कर रहिएगा। पहली बात ये, 425 का आपने स्टॉप लॉस रखा है, 425 की ज़रूरत ही नहीं है, ये वाला पॉइंट ही आपका स्टॉप लॉस बनेगा, ठीक है। ये पॉइंट स्टॉप लॉस बनेगा, और इसका प्राइस आता है 410 रुपये का। अगर ये 410 के ऊपर निकल गया तो आपको एग्जिट कर जाना चाहिए, क्योंकि फिर ये फोड़ के ऊपर भाग जाएगा, ये ध्यान रखना है आमिर साहब। तो आपको नीचे के भी लेवल मैंने आपको समझा दिए, बता दिया, और ऊपर का भी। तो आपने गलत बिल्कुल नहीं किया, ठीक ठाक किया, बस वो 390 वाला लेवल ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े, पुनीत सेठी जी दिल्ली से लिख रहे हैं। अगला सवाल, इनका सवाल है कि आई बाउट इक्विटास बैंक एट 64.50 एंड माई टारगेट वाज 100 on Thursday, booked half quantity and want to continue with rest of quantity in Equitas, but only problem is their promoter are zero. Want your guidance, shall I continue with Equitas only or shall I switch to some other banking stock, and if switch then which one? ये कह रहे मैंने Equitas लिया था 64.50 पे, और वो 100 के टारगेट के लिए, लेकिन लास्ट थर्सडे को मैंने Equitas में हाफ क्वांटिटी को बुक कर लिया है, और इसलिए भी बुक कर लिया है कि इसमें प्रमोटर ही नहीं है ना, रेस्ट क्वांटिटी छोड़ दिया, कंटिन्यू किया, लेकिन इसमें प्रमोटर ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? अब आप देखिए, प्रमोटर नहीं है, और दूसरा कह रहे हैं अगर मैं स्विच करता हूं तो कौन सा बैंकिंग में करूं? प्रमोटर तो सर आईटीसी में भी नहीं है, पता है, प्रमोटर आईटीसी में भी नहीं है। आप अगर आईटीसी के जाके देखेंगे ना, तो आपको वहाँ पे प्रमोटर नहीं नज़र आएगा, प्रमोटर गायब है। तो इसका मतलब क्या है? वो खराब नहीं प्रमोटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड होता है ना, वो बोर्ड वगैरह चलता है, उसमें कोई प्रमोटर की भूमिका नहीं होती है फिर वहाँ पर, इसलिए आपको इसमें से डरने घबराने की बात नहीं। 100 के टारगेट 64.50 पे लिया, और 100 पे टारगेट था, और एग्जैक्ट ये 100 का हाई भी लगाया, 101 का 20 का हाई भी लगाया। आपने हाफ क्वांटिटी बुक कर लिया, बिल्कुल हाफ क्वांटिटी को आप एक स्टॉप लॉस लगा के रखें 84 रुपीज़ का, 84 रुपये, 84 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर ले सर। अगर 84 के नीचे निकलता है तो अब आप एग्जिट कर जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर किसी अदर बैंकिंग सेक्टर में आपको जाने होंगे तो आप केटीके बैंक है, कर्नाटका बैंक है, आप वहाँ भी जा सकते हैं। और अभी एक नया बैंक आपका लिस्ट हुआ है, स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष वाला ना, उत्कर्ष
उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, आप उसमें भी स्विच कर सकते हैं। उत्कर्ष आया था ना, बिल्कुल आप इसमें भी स्विच कर सकते हैं। 51 रुपये के आसपास चल रहा है, आप यहाँ पे स्विच कर जाइए। बहुत अच्छी बैंक है, बहुत बढ़िया बैंक है ये उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, है ना। तो आप इसमें भी स्विच कर सकते हैं पुनीत जी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो आप चाहें तो वहाँ से स्विच कर लीजिए, चाहें तो आप उसको 84 का स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन भी कर सकते हैं। अनिल जी हैदराबाद से लिख रहे हैं, ईद पैरी खरीद सकते हैं क्या एज पर चार्ट? सर सवाल आता है कि ईद पैरी को खरीदना किस लिए? आप रिलायंस क्यों नहीं खरीदेंगे, आप HDFC बैंक क्यों नहीं खरीदेंगे एज पर चार्ट? आपका व्यू क्या है? सवाल अधूरा है अनिल जी, इसमें बुरा नहीं मानिएगा, सवाल आपने इनकम्प्लीट लिखा है ना। ऐसे तो आप ऐसे ही बोलें क्या मैं दुनिया पे राज कर सकता हूँ एज पर माई, ये नहीं सर। सवाल आता है यहाँ पर कि हम इतना व्यू रखना चाहते हैं, इतने दिन का व्यू रखना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म रखना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं मेरे पास, क्या हम इसको खरीद सकते हैं अभी के भाव पे? ये सवाल होता है पूरा। आपने अधूरा ही लिखा, क्यों मैं पूछूंगा क्यों खरीदना है? ईद पैरी ही क्यों खरीदना है? आप उगर क्यों नहीं खरीद सकते? उगर सुगर ईद पैरी चीनी का काम करता है ना, आप उगर क्यों नहीं खरीद सकते? आप बलरामपुर चीनी क्यों नहीं खरीदना चाहते? आप ईद पैरी, सवाल तो आएगा। तो सवाल यही है सर कि आपका व्यू क्या है? शॉर्ट टर्म है तो नहीं खरीदना है, लॉन्ग टर्म है तो 450 से 400 के पास खरीदना है, इंट्राडे ट्रेडिंग तो उसके लिए कोई अभी लेवल नहीं बन रहा है। सीधी सी बात है, सीधा सीधा गप है इसमें। आपका व्यू क्या है? क्या शॉर्ट टर्म व्यू है 510 के ऊपर खरीदेंगे? क्या लॉन्ग टर्म व्यू है यहाँ थोड़ा खरीद लेंगे, थोड़ा 400 के आसपास मिलेगा, 450 पर मिलेगा तो और ऐड कर लेंगे? ये होता है क्वेश्चन। आप अधूरा लिखेंगे सर तो क्या जवाब दूंगा, है ना। आप पूरा सवाल लिखे, ऐसे मैंने आपको आंसर कर दिया कि कहाँ पे खरीदना है और कहाँ पे नहीं खरीदना है। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग खरीदना है तो 510 के ऊपर खरीदिए, कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं। 520-40 के टारगेट के लिए 480 का स्टॉप लॉस लगेगा यहाँ पे, ठीक है। सवाल पूरा लिखे अनिल जी। तो क्या होता है ना, मेहनत लगता है बोलने में, तो उसका थोड़ा सा मुझे भी तो फल मिलना चाहिए। चलिए आगे एक वीडियो है, एक क्वेश्चन है, और क्या क्वेश्चन है? बपन विश्वास जी 12/7 से लिख रहे हैं। बपन विश्वास जी का सवाल है, ये लिख रहे हैं, सर आई वॉच योर वीडियोज रेगुलरली एंड दोज आर वेरी हेल्पफुल। सर आई हैव ए लिटिल डाउट, it will be very helpful if you kindly clarify this. My question, what is the difference if I invest in mutual fund through bank or broker? Which one should one prefer to invest through? देखिए लिख रहे हैं कि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बैंक से करें या ब्रोकर से, क्या डिफरेंस है? देखिए सर, डिफरेंस सिर्फ चार्जेस के होते हैं, बाकी कुछ नहीं होता। देखिए अब बात समझाता हूँ आपको। मान लेते हैं कि आपने म्यूचुअल फंड ब्लू चिप में एक्सिस ब्लू चिप का एक फंड यूज़ किया, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और ये जो चलेगा ऊपर या नीचे, तो चाहे आप बैंक के थ्रू लीजिए चाहे ब्रोकर के थ्रू लीजिए, चलेगा तो वो वैसे ही, समझ रहे, चलेगा तो वैसे ही। इसलिए इसके परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परफॉर्मेंस में कहाँ फर्क पड़ेगा, क्या चीज़ का फर्क पड़ेगा? सिर्फ कमीशन पर। कमीशन पे जब आप बैंक के थ्रू लेंगे कमीशन लगेगा सर, ठीक है, कमीशन लगेगा। ब्रोकर के थ्रू लेंगे तो हो सकता है आपको आजकल एक नया चीज़ निकला हुआ है, जीरो कमीशन। पढ़ा होगा, देखा होगा वीडियो में कि भाई कोई कमीशन नहीं लेना है, जीरो पे लेना है कोई आप म्यूचुअल फंड, आप जेरोधा यूज़ करते हैं, फायर्स यूज़ करते हैं, एस्प्रेसो यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे म्यूचुअल फंड में एक ऑप्शन दिया गया है, वहाँ पर आप वहाँ पर करेंगे तो कोई उसके कमीशन नहीं लगता। वो चार्जेस ट्रांजैक्शन के लग सकते हैं पर कमीशन नहीं लगेगा। लेकिन बैंक में क्या होता है, कमीशन भी लगता है, एंट्री लोड में भी, एग्जिट लोड में भी, बाकी जो चार्जेस लगते हैं तो वो तो लगते हैं, बस उतना ही फ़र्क है, बाकी और कोई फ़र्क नहीं है। बपन जी क्लियर? सॉरी। अविनाश जी पटना बिहार से लिख रहे हैं अगला सवाल। आई हैव इंडिया सीमेंट 100 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 185 SL एंड टारगेट फॉर 1 ईयर। HDFC बैंक 25 क्वांटिटी लिया है 1687 पे। कैन आई मोड फॉर नेक्स्ट 3 years व्यू दैट विल बी लेवल टू एड फ्यू क्वांटिटी। होल्डिंग इंजीनियर एंड इंजीनियर इंडिया को इन्होंने लिया हुआ है 100 क्वांटिटी 92 पे। शुड आई होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म? सारे लॉन्ग टर्म है और मार्केट 20% गिर जाएगा, फिर आपका लॉन्ग टर्म बन जाएगा शॉर्ट टर्म, फिर आप एग्जिट करना चाहेंगे, तुरंत भागना चाहेंगे, है ना। अभी चूंकि मार्केट ऊपर दिख रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, और यही जैसे 20% मार्केट डाउन मारा, 10% मारा, तुरंत वहाँ पे ये क्या हो गया, फंस गया मैं, तो ये होता है। देखिए व्यू कम से कम 5 साल रखना है, आप रख रहे हैं, बढ़िया बात है। इंडिया सीमेंट सर बढ़िया स्टॉक है,
और आपने 100 क्वांटिटी 185 पे भी लिया हुआ है तो अच्छी बात है, आप बने रहिए, इसमें कोई ऐसे दिक्कत नहीं। आपका एक्चुअली स्टॉप लॉस ही वही बनेगा, 185 का ही स्टॉप लॉस बनेगा, तो 185 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। इसके पास एक हर्डल है 240 का, अगर ये 240 को ब्रेक कर देता है तो फिर आप ऊपर के लेवल 280 तक जाता हुआ 260 से 80 तक के लेवल आपको बनेंगे एक साल में, हो सकता है ऊपर का भी मूवमेंट बन जाए, लेकिन 260 से 80 तक का एक दिख रहा है। अगर ये ब्रेक कर जाता है 240 को तब, बट अदरवाइज स्टॉप लॉस आपका वही लगेगा जो आपने खरीदा 185 पर। दूसरा HDFC बैंक 1687, सर दुनिया का चौथा बड़ा बैंक है HDFC बैंक, दुनिया का, ठीक है। SBI को पीछे छोड़ दिया भारत में इसने, तो HDFC बैंक से बड़ा बैंक भारत में अभी के समय में नहीं है, दुनिया का ये चौथा सबसे बड़ा बैंक है। तो अगर ये इसमें आपको डीप मिलता है तो ज़रूर क्वांटिटी ऐड करना चाहिए, बिल्कुल ऐड करना चाहिए सर। 1500 के आसपास मिल जाए तो वेल एंड गुड, बहुत ही बढ़िया। 1500 हालांकि आना नहीं चाहिए, 1500 आ गया तो बहुत अच्छी बात, आप ऐड कर लें, जितना नीचे मिले आप इसमें ऐड करके चल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल बने रहें। क्योंकि इसके अलावा बैंक में HDFC दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक है सर, चौथा सबसे बड़ा बैंक है तो इसका मतलब क्या है, कुछ तो बात है, तो इसमें आप बने रहें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1687 पे लिया, नीचे आ जाए 1500 पे तो आप और भी क्वांटिटी ऐड करके चल सकते हैं। इंजीनियर्स इंडिया है ना, इंजीनियर्स इंडिया आपने लिया है, चलिए EI आ गया इंजीनियर्स इंडिया, और आपने लिया 92 पे, ये भी आप लॉन्ग टर्म पे रखना चाहते हैं, बने रहें सर, बने रहें, इसमें कोई कारण ही नहीं है निकलने का, कोई कारण नहीं सर। इंजीनियर्स इंडिया पे ये तो अपने मल्टी ईयर, जिसको बोलता हूँ मैं, मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ है इस स्टॉक्स में, मल्टी ईयर का ब्रेकआउट हुआ है। मैं आपको इसका ईयरली चार्ट दिखा रहा हूँ तो आपको पता चल जाएगा। मल्टी ईयर देखिए, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के हाई को भी ब्रेक करके ये ऊपर सस्टेन कर, इसलिए आप बने रहें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये आगे इस रफ्तार से चलेगा तो 215 तक के लेवल आपको आते हुए नज़र आ सकते हैं। इंजीनियर्स इंडिया बीच बीच में गिरावट भी आएगा, उसमें डरना नहीं है, मार्केट भी गिरेगा, इसमें गिरने के बाद कह रहे ये तो फंसा दिया, आर के बोला था 215 जाएगा, ये तो 120 हो गया। स्टॉक्स बहुत अच्छा है, बने रहे इसमें, सरकारी कंपनी है सर, नहीं चलेगा ना ऊपर तो आपको डिविडेंड देके पूरा कर देगा, बात समझ रहे हैं, नहीं भी चलेगा ना गति तो डिविडेंड देके पूरा कर देगा, ये सरकारी कंपनी, इसलिए टेंशन वैसे भी नहीं लेना आपको। अविनाश जी, काजल जी मुंगेर बिहार से अगला सवाल लिख रहे हैं, सर इन्फोसिस और विप्रो दोनों में कौन सा शेयर बेस्ट है 5 साल के लिए? दोनों ठीक है सर, दोनों ठीक है। इन्फोसिस बढ़िया है कि विप्रो बढ़िया है? देखिए अगर प्राइस वाइज देखा जाए तो विप्रो आपको बहुत अच्छा लगेगा, 398 पे चल रहा है, विप्रो देखेंगे तो 1200 के आसपास में चल रहा है, तो लगेगा प्राइस वाइज वो बहुत बढ़िया है, ठीक है। एक्चुअली दोनों ही IT कंपनी है, लेकिन अगर आप वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो आपको इन्फोसिस ज़्यादा अच्छा लगेगा, बशर्ते काम वाइज देखेंगे तो दोनों बढ़िया है, अपने प्रदर्शन वाइज देखेंगे तो दोनों बढ़िया। विप्रो के बारे में मैं बता देता हूँ, विप्रो एक ऐसा शेयर है जिसको लेके आप टेंशन नहीं ले सकते, इन्फोसिस भी ऐसा शेयर है जिसको लेके आप टेंशन नहीं ले सकते, गिर गया इसे हीरो है अपने सेक्टर का सर, हीरो है, उठ जाएगा, इसलिए आपको डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहे विप्रो ले लें चाहे इन्फोसिस लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों ही बहुत अच्छी बात अच्छा है। थोड़ा फ़र्क पड़ता है, फंड पे फ़र्क पड़ता है, थोड़ा फंड रिटर्न इक्विटी भी पड़ता है, थोड़ा EPS पे फ़र्क पड़ता है, लेकिन लॉन्ग टर्म का व्यू चूँकि जैसे ही आप लेके चल रहे हैं तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर वहाँ पे दोनों इक्वल है, इसलिए यहाँ घबराने की बात नहीं है। अविनाश जी दोनों ही बढ़िया है। तो सॉरी अविनाश जी नहीं, काजल जी, तो ये काजल जी का सवाल था लास्ट मुंगेर बिहार से, और इन्हीं सवालों के साथ आपके सवाल मेरे जवाब का 227 एपिसोड समाप्त होता है। 227वां एपिसोड पसंद आया तो ज़रूर फीडबैक करें, टेलीग्राम चैनल और RK ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज़रूर ज्वाइन करें। लाइव मार्केट में कॉल के लिए कोर्सेज वगैरह वहाँ पे पड़े हुए, आप चाहें तो 299 से लेके 11,000 तक के कोर्सेज है, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।